दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो जहां हम 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की सोर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर बीपीएससी प्रीलिम्स में देखें तो जनरल साइंस का पार्ट होता है, जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है उसका पार्ट होता है। इस जनरल साइंस में 3 पार्ट होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन 69 बीपीएससी में एक और जुड़ गया इसमें, वो टेक्नोलॉजी पोर्शन। इस टेक्नोलॉजी पोर्शन में देखोगे कि वैक्सीन के बारे में उन्होंने पूछा है और भी रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे लैब ग्राउंड डायमंड्स के बारे में पूछा। इसके साथ साथ अब जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड इनका स्पेस में होगा। फिर बायोलॉजी का जो डीएनए वाला सेगमेंट है जहाँ पे क्रिस्पर-कास9 वगैरह होता है, उसमें जाने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। फिर जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें हैं उस पे भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरह के सवाल आए, और ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो आउट ऑफ 5 अगर हमारा टफनेस लेवल है दैट इज़ वेरी टफ, 5 अगर वेरी टफ है तो 69th बीपीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर था वो 4 से 4.5 लेवल का था। मतलब वंडरफुल क्वेश्चंस थे, फैंटास्टिक क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी सोर्स ट्रेसिंग हम किसी भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं कर सकते। बाकी किसी टेक्स्ट बुक की चर्चा मैं नहीं करूँगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड चेक। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूँगा क्योंकि दैट इज़ आवर रेफरेंस बुक और वो उसी से हमको एक ऑथेंटिसिटी भी मिलती है। पहला क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज। ये क्वेश्चन किसका है? केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का है। देखो, इसको डायरेक्ट इन्होंने पिक नहीं किया बल्कि फॉर्मूला से पिक किया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन तो है, देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर जो है मास है सोल्यूट का, ठीक है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को। तो ये क्वेश्चन जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से था। इसको मैंने कोशिश की कि कहीं पे डायरेक्ट मिले इस तरह का सवाल एमसीक्यू। पहले क्या होता था कि 68 में हुआ है ये चीज़ कि एनसीईआरटी के पीछे जो एमसीक्यू रहता है कुछ दिया हुआ एक्सरसाइज एमसीक्यू, वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट पिक किए। टीआरई एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट पिक किया था। लेकिन 69 पे इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो क्वेश्चन सेटर था उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिमाग लगाया और एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स को उन्होंने अपने शब्दों में डाल के नए तरीके से पेश किया ताकि वो रटंत वाली जो चीज़ें हैं ना उसको पीछे छोड़ा जा सके। इसका पहला एग्जाम्पल है, और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफकोर्स इसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब अगर यहाँ हम देखेंगे तो ये टॉपिक कवर्ड है। कंडक्टर एक चैप्टर है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसमें एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में लेमन जूस और विनेगर की बात करते हैं। फिर देखो, साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन मिलता है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेमन जूस जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब किसी एक जगह से ये नहीं दिया हुआ है, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को एक साथ करके सवाल बनाया हुआ है। ये सवाल किसी और टेक्स्ट बुक में हो सकता है, इसमें कोई बिल्कुल दोहराई नहीं है। मैं एनसीईआरटी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन कहीं और मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा और एक्सपैंड करें अगर 68 का एनालिसिस करते हैं तो इसमें भी देखो 3-4 अलग अलग पैराग्राफ्स, 3-4 अलग अलग इंस्टेंसेस को एक साथ कंबाइन करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। फिर देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। ठीक है, इसमें काफ़ी लोगों ने लॉजिकली भी सॉल्व किया और सही आंसर निकला, क्योंकि इसमें देखो प्रोमोटर है। लोगों ने ऐसे किया, प्रोमोटर है मतलब ये प्रमोट करेगा, तो ये स्लो डाउन की बात तो करेगा नहीं। फिर कैटलिस्ट है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जब भी करता है तो बढ़ाता है, डिक्रीज नहीं करता है। जब ये नहीं हुआ तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इज कॉल्ड
इनहिबिटर, है ना। ये देखो इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस, ये क्लास 11th की किताब है, क्लास 11th की केमिस्ट्री है, वहाँ से ली गई है। ये इसको कह सकते हैं कि वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस, लेकिन अभी यहाँ भी लैंग्वेज थोड़ा है ना चेंज किया हुआ है कि सब्सटेंस इज देन कॉल्ड इनहिबिटर। कौन सा सब्सटेंस? तो कैटलिस्ट जो मतलब कैटलिस्ट वर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर द सब्सटेंसेज दैट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? उसके लिए इनहिबिटर वर्ड होगा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेशन है कि कैटलिस्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3-4 कैटलिस्ट का नाम दे देंगे और उससे कहेंगे कि ये कौन कौन से पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं या कैटलिस्ट हैं। तो कैटलिस्ट है मतलब याद रखना कि वो सिर्फ प्रमोट करने का काम करेगा, वो रिड्यूस नहीं करेगा। रिड्यूस कौन करेगा? जो रोकता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिटर्स होंगे वो। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो अगर बेसिक कंसेप्ट होगा कैटलिस्ट का तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत का गलत हुआ था ये। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको लोग समझ रहे थे बायोलॉजी से रिलेट करें, केमिस्ट्री से रिलेट करें, और इसका जब सोर्स ढूंढने निकले तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, केमिकल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर टारगेट तीनों दिया हुआ था ऑप्शन में, है ना, ABC करके, और एक और टर्म था, तो बहुत कन्फ्यूज़न था। लेकिन एग्जामिनर ने देखो कितनी ब्यूटीफुली क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स इज़ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट। मतलब एकदम क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो क्लासिफिकेशन होता है मेडिकेशंस का मेडिकल केमिस्ट्री के लिए, वो किस पे बेस्ड होता है? मॉलिक्यूलर टारगेट्स पे बेस्ड होता है। वो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है। हाँ, भले मान सकते हो कि ये भी क्लास 11th का ही केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। ये जो था ये थोड़ा ट्रिवियल क्वेश्चन था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है और तुम्हारे घटना चक्र में भी इसका जिक्र है, और ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि रिसेंट में ये न्यूज़ में भी था, है ना। रिसेंट में आर्मी और CRPF को नए जैकेट्स दिए गए थे, वहाँ पे न्यूज़ में था, क्योंकि उसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट डिफेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने केवलर का यूज़ किया था, और केवलर के रॉ मटेरियल के बारे में चर्चा हुई थी इंडियन एक्सप्रेस में। बट ये क्वेश्चन को मैं ट्रिवियल मानूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये सॉल्व हो जाता, बाकी PCS में पूछा हुआ ये क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं मान सकते। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, यहाँ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। अब देखो, रियल इन्वर्टेड तो सब है, ठीक है, सेम साइज यहाँ है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा एट C, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जिसने भी लाइट का फंडा समझा होगा अच्छे से, वो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो 9-10 में भी ठीक से पढ़े होगे ना, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो दिस इज़ नॉट ए नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए ट्रिवियल क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन सॉल्व्ड। अब एक सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसको लॉजिकली भी बनाया जा सकता है। फोटो मतलब लाइट होता है, इलेक्ट्रिक मतलब वोल्टेज, करंट, ये सब का। तो फोटो से इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने वाला डिवाइस क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक होगा। लेकिन इसका जिक्र जो है ये क्लास 11th की फिजिक्स की बुक में है, क्लास 11th या 12th है शायद। तो इसमें फ़ोटो सेल के बारे में चर्चा है। तो ये जो है एक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट से इफेक्ट होता है ना, इसको इलेक्ट्रिकल आई भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पिक किया हुआ है, ये डायरेक्ट पिक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ पे फोटो सेल की बात हो रही है, बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो दोनों को रिलेट करके फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे विचार किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, लेकिन हाँ ये थोड़ा लॉजिकल था और थोड़ा अप्लाइड था। फिर देखो ग्रेविटेशन का ये सवाल डिट्टो MCQ में दिया हुआ है। ये शायद क्लास 9th की किताब है, क्लास 9th की साइंस की बुक है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस दैट फॉल फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। अब ये चेंज किया हुआ है, ये चेंज करने से कुछ नहीं होता है। क्या हुआ, उनका जो आंसर है फाइनल वो सेम रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी अगर देखोगे, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट,
दिस ऑप्शन। हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, ये ऑप्शन। एक्सपीरियंसेस फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ये ऑप्शन। अंडरगोज ए चेंज इन इनर्शिया, ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की एमसीक्यू से पिक किया हुआ है। तो एक एडवाइस यहाँ से हो सकता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसका पीडीएफ मिलता ही है ऑनलाइन, उसको डाउनलोड करो। मुश्किल से 5 से 7 एमसीक्यूज़ रहते हैं, मैक्सिमम 10 एमसीक्यू रहते हैं एक टॉपिक के। तुम इस 10 एमसीक्यू को कर लो, इसकी पेरिफेरी में जो भी टॉपिक पूछा गया उस पर स्टडी कर लो थोड़ा सा। तो अगर प्रोबेबिलिटी होती है कि एक आध क्वेश्चन भी एमसीक्यू से आए तो उसको कवर किया जा सकता है। तो दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्ट वन, ये सॉल्वेबल था और कंसेप्ट को यूज़ करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी एमसीक्यू में दिया हुआ था, अब नई एनसीईआरटी में उसको हटा दिया गया है, अब थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ओल्ड एनसीईआरटी में था, लेकिन इसको भी हम ट्रिवियल क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत सारे पीसीएस में पूछा जा चुका है ना, दूसरे पीसीएस में पूछा जा चुका है और काफ़ी छोटे एग्ज़ाम्स में भी, छोटे मतलब लोअर लेवल के एग्ज़ाम जो हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी स्केलर है, वेक्टर है, डायमेंशनलेस है। इसको ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगा, रीज़न कि दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है? पहला चीज़ तो ये पिक किया हुआ है क्लास 11th या 12th में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वहाँ से। फिर देखोगे तो पहले तो करंट डेंसिटी का मतलब समझना है, क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया। अब I/A, अब I/A तो हुआ लेकिन डायरेक्ट वैसा नहीं है। तुम आंसर में भी देखोगे जो फाइनल सोल्यूशन है बीपीएससी का उसमें इंटीग्रेशन वगैरह दिया हुआ है। अब जो साइंस बैकग्राउंड के उनको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, अब जिनका कॉमर्स को थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा ये चल क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि देखोगे तो जो करंट डेंसिटी है उसको फाइनली इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। वेक्टर J = JE/E, यानी कि अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट मीन्स दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पिक नहीं किया हुआ है, ये डायरेक्टली पिक नहीं किया हुआ है, ये इंड्यूस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से इनको पता लग गया पढ़ने के बाद कि करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको यहाँ पे डाल दिए। हाँ, ये अलग बात है, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में किसी भी स्टैंडर्ड बुक अगर लोगे, जो रेफरेंस बुक लोगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक लोगे तो उसमें करंट डेंसिटी का दिया रहेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग। तो यहाँ कुछ समझना पड़ता है चीज़, और ये क्वेश्चन जो है यहीं से प्रभावित है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या लर्निंग मिल रही है? अभी इतने क्वेश्चन ही थे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी से थे, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो इतने क्वेश्चन जो थे, इससे हमको ये समझ में आता है कि हमारी स्टडी अभी कंसेप्ट बेस्ड होनी चाहिए। अब वन लाइनर से नहीं चलेगा। पहले क्या था ना, एक रेलवे की किताब आती थी, अभी भी आती है हिंदी में, उसको लोग पढ़ते थे और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, उससे बाहर नहीं जाता था साइंस का। दूसरी चीज़ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे उससे भर भर के पूछे जाते थे। अब ये दोनों चीज़ ख़त्म हो गया है। अब जो है साइंस का पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, ये समझ में आ रहा है तुमको भी। 67th का क्वेश्चन देखो, 68th में उन्होंने क्या किया था कि साइंस के जो पैराग्राफ है वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया था क्वेश्चंस को, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट रेफरेंस बन गया था। लेकिन इस बार एक लेवल ऊपर करके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को डिड्यूस करके नया क्वेश्चन फ्रेम किया इन्होंने। तो पैटर्न इज़ इवॉल्विंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फिर लेस डिपेंडेंस ऑन वन लाइनर्स, ऑफ कोर्स जो किताबें हैं तुम्हारे पास वन लाइनर की पढ़ो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट तुमको सिर्फ और सिर्फ एक किताब है तुम्हारे पास, दैट इज़ एनसीईआरटी, जिस पर डिपेंडेंट होना है। PYQ सॉल्व करो और पेरिफेरल एनालिसिस करो। व्हाट दिस मीन्स कि जैसे कोई क्वेश्चन आया, सपोज AC करंट लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका पेरिफेरल एनालिसिस कैसे करना है? सबसे पहले देखना है कि AC करंट क्या होता है, AC करंट के बारे में 2-4 चीज़ पढ़ लेना है। चोक कॉइल क्या होता है, इसके बारे में 2-4 चीज़ पढ़ लेना है। डायनेमो क्या होता है, इसके बारे में 2-4 चीज़। ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक 2-4 चीज़। अगर विकीपीडिया पे सर्च करते हो तो ऊपर का जो 2 पैराग्राफ है वो पढ़ लोगे, मोर देन एनफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं पेरिफेरल एनालिसिस। तो खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा और PYQs को लेके उसके ऊपर मंथन करने से ही इसका हल निकलेगा।
एक काम और कर सकते हो कि जो भी टॉपिक पूछा गया है, सपोज़ यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेज, ये ग्रेविटेशन का सवाल है, तो पहला तो ग्रेविटेशन का चैप्टर फिनिश कर लिए हम। फिर ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है ना, उसको गूगल करो और उस बाद इसमें यहाँ पे NCERT डाल दो गूगल में, तो जो सर्च रिजल्ट आएगा वो NCERT के रेफरेंस में होगा, और दैट इज़ वेरी गुड रिसोर्स टू रिवाइज। फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आर द ओनली सेवियर्स, बिकॉज अब अगर वन लाइनर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहोगे, या तो वो गलत कराएंगे या फिर उनका लेवल ही नहीं रहेगा वो इन सब क्वेश्चंस को कवर करने का। आप सोचो वो मॉलिक्यूलर टारगेट्स वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ किसी किताब में कवर्ड होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 11 क्वेश्चन जो 3 और 4 क्वेश्चंस वेयर डूएबल, ऑफ कोर्स, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए थोड़ा और मार्क्स चाहिए होगा, जिस तरह का कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है अभी। तो आइदर तुम बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में एकदम गलत मत करो, अपनी एक्यूरेसी वहाँ इतनी टाइट कर लो कि साइंस वाला क्वेश्चन तुम छोड़ सको, या फिर साइंस को एक लेवल तक एलिवेट कर दो कि दोनों कंपनसेट होके एटलीस्ट कट ऑफ से क्लियर हो जाए, 91 नंबर से बाहर चला जाए मेरा नंबर, है ना। तो इसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो ओवरऑल आई वुड से क्वेश्चन वाज वेरी गुड लास्ट टाइम, और इस टाइम मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रहेगा और थोड़ा सा और मॉडिफाई करेगा क्वेश्चंस को। जैसे टेक्नोलॉजी भर दिया था पिछली बार, टेक्नोलॉजी ना भर के इस बार केमिस्ट्री थोड़ा और डाले, फिजिक्स थोड़ा और डाले, लेकिन मोर और लेस इसी पैटर्न पे रहने वाला है एज़ फार एज आई बिलीव, क्योंकि एक ट्रेंड होता है ना। 67 में एकदम नॉर्मल था, 68 में थोड़ा बढ़ा और 69 में भी थोड़ा बढ़ा, तो एटलीस्ट इसको मेंटेन करेगा थोड़े टाइम तक, ये डिक्रीज़ नहीं होने वाला है किसी भी हालत में, है ना। तो कीप प्रिपेयरिंग, और ये भी समझ लो कि जहाँ भी क्लास कर रहे हो तुम, जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, एटलीस्ट आस्क दोज टीचर्स कि ये क्वेश्चन, ये सवाल जो है हम कहाँ से कवर करें, हाउ टू गो विथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोर्स के साथ। बाय बाय।